हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टडी किया था। आज हम एक और आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट है, वो कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स का स्टडी करने वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होती है वो नॉन इंटरकन्वर्टेबल होती है एंड कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म होती है वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, यानी नॉन रिजर्वेबल होती है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। मतलब ये हुआ कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो है स्पेस में, ये सब क्या होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा जो पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दोनों ही आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसमें हम पढ़ेंगे हम एनांशियोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। करेक्ट, यानी एनांशियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन ऑप्टिकल में हम देखेंगे तो नॉन मिरर इमेज होते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये हम आगे स्टडी करेंगे, बट इस लेक्चर में हम ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो हमारा पार्ट था, जो ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसमें दो टाइप की आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, एक है हमारा ज्योमेट्रिकल और एक है हमारा ऑप्टिकल। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स विच कैनॉट इंटरकन्वर्टेबल in each other at room temperature due to restricted rotation known as geometrical isomers। मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पर। करेक्ट, यानी यहाँ पर रोटेशन जो है वो फ्री पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टडी करेंगे। दूसरा जो पार्ट है इसका, स्टीरियो आइसोमर्स विच कैनॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन्स, यदि हम एल्कीन की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देखिए क्यों ऐसा होता है। तो देखिए एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है एंड थर्ड कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यानी इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। करेक्ट, और डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब ये फ्री रोटेट नहीं कर सकता है। करेक्ट, यदि मान लीजिए आपका सिंगल बॉन्ड ही है, करेक्ट, तो वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, बट यदि डबल बॉन्ड आ गया है तो वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए एक एग्जांपल है CH3 CH देन CH एंड CH3। करेक्ट, तो देखिए जब इसको यदि हम एक प्लेन कंसीडर करें यहां पर, तो देखिए उस प्लेन में यदि दो ग्रुप सिमिलर साइड में प्रेजेंट हो, करेक्ट, तो उसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। करेक्ट, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वो आपका सिस आइसोमर होगा। जैसे इसका जो नेम है ये होगा आपका सिस फॉर्म है, क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप जो है एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, दोनों H ग्रुप जो है वो भी सेम साइड में है। करेक्ट, तो इस कंपाउंड का नाम होगा सिस 2 ब्यूटीन, है ना। 2 ब्यूटीन इसलिए है कि इसका IPSC नेम करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो 4 मतलब ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिस 2 ब्यूटीन इसका क्या होगा, नेम होगा। दूसरा इसका आइसोमर ये भी हो सकता है कि यदि आपका CH3 ग्रुप देखिए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यदि हम प्लेन कंसीडर करें तो एक क्या है, अबोव है, एक क्या है, बिलो है, मतलब एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा पहले वाला जो था वो सिस आइसोमर था
दूसरा वाला जो आइसोमर है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो यहाँ पर नोट है कि इंपॉर्टेंट है, सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं इज पॉसिबल ओनली व्हेन पाई बॉन्ड इज ब्रेक, यानी आपका जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी आपके सिस और ट्रांस क्या होंगे, आपस में कन्वर्टेबल होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कौन कौन सी आपकी कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो देखिए, ओनली दोज एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच ईच sp2 कार्बन हैव डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उस कार्बन के पास दोनों जो ग्रुप हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यदि वो डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो मतलब वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, तो यानी सेम नहीं होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, तो कार्बन 1 पे देखिए एक A है और B है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे ही सिमिलरली कार्बन 2 के ऊपर भी क्या है, A और B क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पर A दोनों सेम हो सकते हैं और B क्या हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, करेक्ट। बट दोनों एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप ऐड नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसके ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होंगे, करेक्ट, वो कौन कौन सा हो सकता है। देखिए तो ये मनी A और यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, मतलब इसका सिस और ट्रांस पॉसिबल है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसमें एक A हो, एक क्या हो, B हो, करेक्ट, एंड एक X हो और एक Y हो, मतलब चारों ग्रुप यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, तो भी क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन आप नीचे एक एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्ड C, इसमें देखिए A और A दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, और जहां पर दूसरा कार्बन है उसको भी Y और Y सिमिलर दिए गए, तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। सिमिलरली आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी देखिए ऊपर P एंड P है, मतलब दोनों सेम ग्रुप है, और नीचे वाले कार्बन पे दोनों Q है, तो मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, करेक्ट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा यानी sp2 वाला कार्बन होता है, उसके ऊपर डिफरेंट एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। चलिए, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यदि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उनका नेम कैसे करेंगे, यानी सिस किसको कहेंगे और ट्रांस किसको कहेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो है हमारा सिस ट्रांस सिस्टम। तो देखिए, इफ द सेम ग्रुप एट द सेम साइड देन सिस, एंड इफ द सेम ग्रुप्स एट डिफरेंट साइड देन इट इज ट्रांस। मतलब क्या हुआ, यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर A और दूसरे कार्बन का जो A है ये दोनों एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली B दोनों हैं वो भी एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड है, तो उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, यानी इसका नाम होगा सिस। यदि हमारे सेम ग्रुप क्या हो, डिफरेंट साइड्स में हो, मतलब जैसे B एंड B देखिए ये दोनों डिफरेंट साइड में है, सिमिलरली A हमारे डिफरेंट साइड में है, तो मतलब क्या होगा, यहां पर इसका नाम होगा ट्रांस। क्लियर। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, तो इस केस में भी देखिए A और A दोनों एक साइड में है, करेक्ट, और X और Y क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन कैसा है कि यहां पर मिनिमम जो दो ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए, अनदर जो दो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो जो है वो सेम साइड में लाई करने चाहिए, तो मतलब ये सिस होगा, करेक्ट। सिमिलरली यहां पर देखिए Z और Z ये दोनों सेम है, लेकिन X और Y क्या है, डिफरेंट है, तो Z जो है सेम साइड में, मतलब ये भी आपका क्या होगा, सिस कंपोनेंट होगा, करेक्ट। उसके बाद देखिए ट्रांस, तो यहाँ पर देखिए ट्रांस में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास यहाँ पर एक CH3 और एक H है, दूसरे वाले में एक H है और एक क्या है आपका C2H5 ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, बट इन दोनों कार्बन पे एक चीज कॉमन है, वो जो है हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे तो देखिए एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, करेक्ट, मतलब ये ट्रांस 2 पेंटीन होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कार्बन के दोनों, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके ऊपर दोनों Cl लगे हुए हैं, मतलब ये सिमिलर है, तो सिमिलर एटम और ग्रुप एक ही कार्बन पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। सिमिलरली Br और Br ये भी दोनों सेम है, मतलब ये हुआ इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो नो सिस और ट्रांस। तो इस कंपाउंड का न तो कोई सिस बनेगा न कोई ट्रांस होगा। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर, ये टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में इसमें से कोई एक दो जो कंडीशंस है यानी प्रॉपर्टीज है वो जरूर पूछी जाती है, करेक्ट, तो इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखिए डाइपोल मोमेंट की यदि हम बात करें, करेक्ट, सिस और ट्रांस में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कंपैरिजन है कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या ट्रांस का होगा, तो देखिए हमेशा सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। इसका रीजन ये है कि देखिए सिस आइसोमर हैज
रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल, क्योंकि सिस में डाइपोल होता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट जो है वो एक दूसरे का कैंसिल आउट नहीं हो पाता है, तो सिस आइसोमर हैज रिजल्टेंट डाइपोल व्हाइल इन ट्रांस आइसोमर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट। तो ट्रांस में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट की यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है। उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही क्या होगा, ज्यादा होगा देन द ट्रांस। इसका भी रीजन सेम है कि जिस मॉलिक्यूल के पास हायर डाइपोल मोमेंट होता है हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो सिस वालों का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लार्जर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें मतलब पोलरिटी है, हाई डाइपोल है, बिकॉज लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि ट्रांस में क्या हो जाता है, एक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट भी सिस का ज्यादा होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ही ज्यादा होता है। जब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी की, जो वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली जिसका क्या हो, डाइपोल ज्यादा होगा, करेक्ट, मतलब उसमें पोलरिटी रहेगी, और जिसमें पोलरिटी रहेगी वो क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो हेंस सिस आइसोमर जो है ट्रांस से क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो यानी मोर पोलर मॉलिक्यूल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो यानी हम पोलरिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, सिस की पोलरिटी ज्यादा है, मतलब सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ट्रांस की सोल्यूबिलिटी कम होगी। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का क्या होता है, ज्यादा होगा देन द सिस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपकी पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। और पैकिंग जो है ट्रांस की क्या होती है, काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू सिस। तो हेंस मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए मतलब ट्रांस क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है आइसोमर, करेक्ट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ग्रुप्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मोर सिमेट्रिक आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू बेटर पैकिंग इन द क्रिस्टलाइन लेटिस एंड ट्रांस सिस आइसोमर्स आर मोर सिमेट्रिकल देन द सिस। तो मतलब ये होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है और ट्रांस जो होता है सिमेट्रिक होता है, करेक्ट। तो इसके लिए ट्रांस का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की जब हम बात करें तो ट्रांस आइसोमर जो होता है वो सिस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, करेक्ट। रीजन ये है कि द मॉलिक्यूल हैविंग मोर वांडरवाल स्ट्रेन आर लेस स्टेबल। तो मतलब क्या होता है, जिसमें सिस के अंदर जो होंगे वो वांडरवाल जो स्ट्रेन जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड में लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। बट इन सिस आइसोमर द बल्की ग्रुप आर क्लोजर, दे हैव लार्जर वांडरवाल इंटरेक्शंस, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि ट्रांस के अंदर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अपोजिट हैं प्लेन के, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, वांडरवाल जो स्ट्रेन होगा वो मिनिमाइज हो जाता है ट्रांस के अंदर। लेकिन सिस में दोनों ग्रुप क्या है, एक ही साइड में है, करेक्ट। तो जब एक ही साइड में होते हैं तो वहां पर क्या होगा, लार्जर वांडरवाल क्या होगा, स्ट्रेन होगा। जब स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, बाकी डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये सब सिस के ज्यादा होते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट को लेकर के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो डाइपोल मोमेंट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए डाइपोल मोमेंट जैसे CH3CH यानी डबल बॉन्ड CH और CH3, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आइडेंटिकल ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट है। देखो दोनों CH3 जो है एक ही साइड में प्रेजेंट है, तो इनका डाइपोल किधर होगा, करेक्ट। तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी, CH3 तो C की साइड में होगी, क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यू नो दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपका डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा। तो सिमिलरली दोनों क्या होंगे, सिस होंगे, मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इनका रिजल्टेंट देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो म्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिस का कभी भी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता है। जबकि यदि हम ट्रांस की बात करें तो CH3 देखो एक दूसरे के अपोजिट चले गए हैं, करेक्ट। तो यानी डाइपोल का डायरेक्शन एक का ऐसा है और दूसरे वाले का ऐसा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए CH3, ये दोनों HH एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म है, करेक्ट। लेकिन इसमें दो ग्रुप अलग अलग है, एक CH3 है और एक है आपका C2H5, करेक्ट। ये दोनों अपोजिट तो हैं बट ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली जो म्यू की वैल्यू है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, स्लाइटली थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में इसको ट्रांस कहेंगे, बट दे हैव सम डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कम होगी। उसके बाद देखिए
CH3C, यानी यहाँ पर CC के साथ देखिए यहाँ पर CH3 है। CH3 में डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कार्बन की साइड में होता है, और यहाँ पर है क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो इधर खींच रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों हाइड्रोजन देखिए सेम साइड में है, और ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये हुआ कि ये सिस फॉर्म है, करेक्ट। और सिस फॉर्म में हमेशा डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू म्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगली कंडीशन ये है कि इसी का यदि हम ट्रांसफॉर्म देखें तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। बट ट्रांसफॉर्म में भी आपका डाइपोल का डायरेक्शन देखिए, CH3 से कार्बन की तरफ डायरेक्शन जो है ये होगा, लेकिन कार्बन से क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डाइपोल ऐसा हुआ। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, एक ही साइड में है, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर भी म्यू विल नॉट इक्वल टू आपका क्या हुआ, जीरो होगा। भले ही ये ट्रांस है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ट्रांस कंडीशंस में डाइपोल मोमेंट जीरो हो। जीरो तभी होगा जब आपके सिमिलर ग्रुप यदि प्रेजेंट होंगे तो ही डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, अदरवाइज डाइपोल मोमेंट की कुछ न कुछ तो वैल्यू जरूर रहेगी। अगला जो सिस्टम है वो है EZ सिस्टम। मतलब EZ सिस्टम कब यूज होता है, करेक्ट। तो देखिए EZ सिस्टम तब यूज होता है जब आपके ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम नहीं रहते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में E और Z जो है सिस्टम यूज किया जाता है। तो E और Z जो है वो भी क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जैसे हमारे सिस और ट्रांस होते हैं, करेक्ट। अभी E और Z का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। E का मतलब होता है एंटीजेंस, करेक्ट। मतलब ये हुआ व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर अपोजिट साइड्स, मतलब ये E जो है हमारे ट्रांस के जैसा है, एंड Z जो होता है जिसको जस्मैन बोलते हैं व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर सेम साइड, मतलब ये हमारे सिस की तरह से होगा, करेक्ट। तो आपको समझने के लिए समझ लेना है कि यदि आपका सिस है तो मतलब वो Z होगा सेम साइड, और यदि हमारा ट्रांस है तो वो E साइड होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कुछ एग्जाम्पल से कि E और Z कैसे डिनोट करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें आपने देखा कि इस फर्स्ट कार्बन को दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें एक लो प्रायोरिटी है और एक हाई प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी देखो नीचे है, लो प्रायोरिटी ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हाई प्रायोरिटी ऊपर है, लो प्रायोरिटी आपका क्या है, नीचे है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हाई प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, लो प्रायोरिटी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, करेक्ट। तो ऊपर लिखा हुआ है यदि आपका हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी जो है अपोजिट होंगे, करेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। ई मतलब ये ट्रांस टाइप का है हमारा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये ट्रांस होगा तो ई फॉर्म होगा, करेक्ट। सिमिलरली यदि देखिए हाई प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी एक ही साइड में है, एंड लो प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड में है, तो सेम साइड में होंगे तो हमारा सिस होगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड कहेंगे, करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारे सेम ग्रुप्स, करेक्ट, यानी हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स और लो प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई नोटेशन देना है, और यदि हमारे हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स एक ही साइड में हो या लोअर प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो एक ही साइड में हो तो उसको आपको Z समझना है, ठीक है। तो देखिए अब आता है प्रायोरिटी रूल्स, करेक्ट। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा हाई प्रायोरिटी होगा और कौन सा लो प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो इसके लिए सर्टेन रूल हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, करेक्ट। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ कि ऑफ एन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 कार्बन एटम, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो sp2 कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच है उस ग्रुप में से आपको हाई प्रायोरिटी किसका होगा, तो एटॉमिक नंबर देखा जाता है। तो इस ग्रुप में आप देखिए इस कार्बन को ब्रोमीन और आयोडीन कनेक्टेड है, तो यू नो दैट ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कम होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए आयोडीन को हाई प्रायोरिटी देना है। सिमिलरली सेकंड कार्बन को देखिए, सेकंड कार्बन पे एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, तो मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, मतलब क्लोरीन का हाई एटॉमिक नंबर है। तो आप देख सकते हो हाई प्रायोरिटी जो है वो दोनों सेम साइड में है, मतलब ये सिस जैसा है, तो इसको हम Z नोटेशन देंगे, तो ये हमारा Z होगा। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे देखिए एक क्लोरीन है और एक कार्बन है, और उस कार्बन को 3 क्लोरीन अटैच है, करेक्ट। तो यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे देखा जाता है कि sp2 कार्बन डायरेक्टली यहाँ पर कार्बन से कनेक्टेड है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और डायरेक्टली यहाँ पर क्लोरीन से अटैच है जहाँ का डायरेक्ट 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो 6 और 17 को कंपेयर करना है इस केस में, करेक्ट। तो 17 मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब हाई प्रायोरिटी उसको देना है। भले ही ये ग्रुप बल्कि है, करेक्ट, लेकिन उसको प्रायोरिटी इसलिए देना है कि आपको नेक्स्ट कार्बन किस से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर आपको कंपेयर करना है, और यदि ये दोनों एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं देन फिर नेक्स्ट एटम को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन का हाई प्रायोरिटी है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन द कार्बन, इसके लिए उसको हाई प्रायोरिटी देंगे।
सिमिलरली यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप है और नीचे है NH2 ग्रुप है, एमाइन ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो यहाँ पर भी हम NH2 को प्रायोरिटी क्या देंगे, हाई प्रायोरिटी में रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए हाई प्रायोरिटी जो ग्रुप्स है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये ट्रांस कैटेगरी का है। तो मतलब यहाँ पर हमारा नोटेशन क्या होगा, ई होगा। तो ये पहला रूल है, करेक्ट, कि प्रायोरिटी जो डिसाइड करते हैं वो एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। सेकंड रूल देखिए, इफ द रूल 1 इज फेल, मतलब फर्स्ट रूल जो है वो फेल हो रहा है, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही आ रहा है, मतलब एक ही चीज से कनेक्टेड है। तो फिर क्या किया जाता है, देन कंसिडर द नेक्स्ट एटम। तो यहाँ पर नेक्स्ट एटम को कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। तो देखिए C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर फ्लोरीन है और इधर है आपका CH3 CH2 और C। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, वहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हाई प्रायोरिटी फ्लोरीन को जाएगा एंड लो प्रायोरिटी हमारे नेक्स्ट ग्रुप को जाएगा। लेकिन C डबल बॉन्ड C दूसरे कार्बन के ऊपर देखिए, दोनों जो है पहले C से कनेक्टेड है, ये भी C से कनेक्टेड है और नीचे वाला भी C से कनेक्टेड है। तो मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम प्रायोरिटी हाई किसको दे, तो फिर आपके नेक्स्ट एटम को देखा जाता है। तो नेक्स्ट एटम से देखिए ये कार्बन जो है ऊपर वाला कार्बन, ये अगेन CH3 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 से कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली कार्बन 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 से कनेक्टेड है, करेक्ट। लेकिन नीचे वाला जो C ग्रुप है वो देखो CH3 CH3 और H है, मतलब हायर प्रायोरिटी एंड देन लोअर प्रायोरिटी, मतलब 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है। तो ऊपर 2 कार्बन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है वो नीचे हाइड्रोजन रहेगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर कार्बन है एटॉमिक नंबर 6। तो मतलब ऊपर वाले ग्रुप को हाई प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये हुआ ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स है और ये हमारा लो प्रायोरिटी ग्रुप्स आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ऊपर है, यहाँ पर भी हाई प्रायोरिटी ऊपर है, तो दोनों सेम साइड में है, मतलब ये क्या होगा हमारा 6 जैसा होगा, मतलब इसका नोटेशन क्या होगा, Z होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। और ये जो ब्रैकेट में आपने डायरेक्टली एटम जो कनेक्ट किए हैं, यानी कार्बन 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 या कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या हम हाइड्रोजन को पहले नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पर एक रूल है। रूल ये है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में ही आपको लिखना है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं और फिर कम होगा तो सेकंड नंबर, उससे कम वाले को थर्ड नंबर। तो आई थिंक ये आपको 2 रूल तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगला रूल है देखिए, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन कंसीडर देन एस। तो देखिए यदि मल्टीपल बॉन्ड हैं तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका C डबल बॉन्ड C आया हुआ है, करेक्ट, साइड आपके जो चेन के अंदर C डबल बॉन्ड C आया हुआ है, तो इसका मतलब ये समझना है कि ये कार्बन 2 बार इस कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट, 2 बार कनेक्टेड है। और एट द सेम टाइम सेकंड कार्बन का भी रोल सेम है कि ये इस कार्बन को 1 बार कनेक्टेड है और 2 बार भी कनेक्टेड है। तो उसको लिखोगे कैसे आप, है ना। तो उसको समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2, करेक्ट, ये दोनों कार्बन आपके मेन है, करेक्ट, और दोनों ही कार्बन 2 बार आपस में कनेक्टेड है। तो मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 1 बार यहाँ पर कनेक्टेड है इसी कार्बन से और 1 बार यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, लेकिन इसको फैंटम एटम कहते हैं, करेक्ट। सिमिलरली ये कार्बन भी 1 बार इधर से कनेक्टेड है और इसको दूसरी बार इधर कनेक्टेड है। तो ये जो फैंटम एटम है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रखा गया है और ये फैंटम एटम ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है। मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है इसी कार्बन से, 1 बार लेफ्ट और 1 बार बॉटम, करेक्ट। सिमिलरली ये कार्बन भी हमारा 2 बार कनेक्टेड है, 1 बार ये लेफ्ट में और 1 बार बॉटम साइड में, 1 बार लेफ्ट 1 बार बॉटम साइड। क्लियर हो गया। तो आपको इसको ऐसे ही कंसिडर करना है कि जब हम यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ऐसे ओपन करके ऐसे स्ट्रक्चर बना के ही कंपेयर करेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C आया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये कार्बन जो है हमारा अगले कार्बन से 3 बार कनेक्टेड है। तो कैसे हुआ, देखो ये हो गया 1 और ये फैंटम एटम 2 और ये फैंटम एटम 3, मतलब ये कार्बन जो है हमारा 1 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो सेकंड कार्बन है ये भी आपके 3 बार कनेक्टेड होगा फर्स्ट कार्बन से। तो देखिए यहाँ पर 1 बार तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया और 2 फैंटम एटम होंगे ऐसा, तो इसका भी क्या होगा, 3 हो गए हैं, करेक्ट। ये तो कार्बन के केस में हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, ऐसा भी हो सकता है C डबल बॉन्ड हो। तो मतलब ये हुआ ये कार्बन 2 बार इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन 2 बार कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है। तो देखिए C को हम 2 बार क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए C 1 बार ऑक्सीजन से यहाँ कनेक्टेड है, 1 बार ऑक्सीजन से यहाँ कनेक्टेड मानना है। और देखो ऑक्सीजन जो है 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये ऑक्सीजन भी इसी कार्बन से कनेक्टेड हो गया, ये भी कार्बन से कनेक्टेड हो गया, मतलब दोनों का जो है यहाँ पर फैंटम एटम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो क्या करेंगे, मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, करेक्ट, और N ट्रिपल बॉन्ड C है, तो मतलब ये नाइट्रोजन भी 3 बार किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसको लिखोगे कैसे, देखो 1 कार्बन हो गया, इसको 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दीजिए 1 2 और 3। और सिमिलरली एक नाइट्रोजन 3 बार कार्बन से कनेक्टेड है,
समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, नाइट्रोजन देन कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल आया है। इस एग्जांपल में हम Z और E कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ये तो हमारा कार्बन हो गया sp2, इसके साथ जुड़ने वाले ग्रुप देखिए यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है और नीचे NH2 है, करेक्ट। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर C है और यहाँ पर N है, तो N की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा होगी, तो ये हाई प्रायोरिटी में आएगा। तो ये आगे के कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो 7 को प्रायोरिटी क्या होगी, पहले मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ है। अब नेक्स्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, करेक्ट। और नीचे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए पहला तो कार्बन ही है दोनों में, तो मतलब कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा रूल फेल हो जाता है। फिर अगली कंडीशन क्या होगी, तो ये कार्बन देखिए 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और 1 बार हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2 बार ऑक्सीजन लिखना है, 1 बार हाइड्रोजन लिखना है। सिमिलरली हमारे नीचे की कैटेगरी का देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसमें भी ये कार्बन जो है 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है इस साइड में, और राइट में भी देखो पहले ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड है। तो मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की जो तीनों वैलेंसी जो है अदर देन दिस कार्बन, तीनों ऑक्सीजन से ही कनेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो देखिए पहले 2 ऑक्सीजन तो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, करेक्ट, और बाकी बच गया ऊपर हाइड्रोजन और नीचे बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब हमारे नीचे वाले ग्रुप को हम क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, करेक्ट। तो इससे ऐसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हायर प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो नीचे है, दोनों में ही हायर प्रायोरिटी ग्रुप डाउन साइड में है, मतलब सेम साइड में है, करेक्ट। जब सेम साइड में होता है तो मतलब ये हमारा क्या होगा, सिस के जैसा होगा, मतलब Z होगा, करेक्ट। तो देखिए अब प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द सेम ग्रुप, ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और क्लोरीन आ गया, तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी पहले देना है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यदि OH और NH2 ग्रुप आ गया, यानी अल्कोहल और NH2 ग्रुप, तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो OH को प्रायोरिटी NH2 से पहले देना है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी पहले देना है क्योंकि ये कार्बन जो होगा ये 3 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, और CHO में 2 बार ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा, 1 बार हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा मिलेगी, करेक्ट। सिमिलरली आपका एल्डिहाइड है और यहाँ पर अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल में कार्बन 2 बार हाइड्रोजन से कनेक्ट है और 1 बार ऑक्सीजन से कनेक्ट है, और आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में 2 बार ऑक्सीजन है, 1 बार हाइड्रोजन है, मतलब एल्डिहाइड को प्रायोरिटी आपको पहले मिलेगी, करेक्ट। सिमिलरली फिर CN, फिर आपका C6H5, करेक्ट, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CS यानी N ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेस है और सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी सबसे कम है, करेक्ट। तो ये सेम आपको यही ध्यान में रखना है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं मतलब वो एटम जो है वो आपके बार बार उस एटम से क्या है, कनेक्टेड है, करेक्ट। तो वैसे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब सिस्टम था, E एंड Z सिस्टम, जैसे हमारे सिस और ट्रांस होते हैं। उसके बाद में रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 ये है, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर द एटॉमिक वेट। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक आपका ड्यूटेरियम कनेक्टेड है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। तो इसमें हाई प्रायोरिटी किसको डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं उनका एटॉमिक वेट, करेक्ट। तो जिसका वेट ज्यादा होगा मतलब वो हाई प्रायोरिटी होगा। तो यू नो दैट हाइड्रोजन का मास होता है 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, मतलब हाई प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को जाएगी, करेक्ट। तो हमको ये पता चल गया कि ड्यूटेरियम जो है वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप में आता है। उसके बाद CH3 और नीचे है CS2 CH3, मतलब ऊपर CH3 ग्रुप है और नीचे C2H5 ग्रुप है, करेक्ट। तो अभी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो पहला कार्बन दोनों ये तो कैंसिल्ड आउट हो गया, तो यहाँ तो फेल हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो कार्बन है वो देखिए 3 बार हाइड्रोजन से ही कनेक्टेड है, करेक्ट, जबकि नीचे वाला कार्बन जो है वो 2 बार हाइड्रोजन होंगे और 1 बार कार्बन, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब ऊपर वाला तो H H और H है और नीचे वाला C H और H है, तो H से H तो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, फिर H और C बचेगा, तो C की प्रायोरिटी क्या होगी, पहले होगी, मतलब ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, मतलब ये Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक CH3 और Cl है, तो Cl को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सिमिलरली H और CH3 में देखोगे तो CH3 को मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, CH3 का जो एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, तो ये हाई प्रायोरिटी होगी, फिर से ये Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली देखिए CH3 एंड H, तो H और CH3 में हाई प्रायोरिटी किसको जाएगी, तो डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी जो है वो CH3 को जाएगी क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है।
उसके बाद Cl और CH3 में आप देखोगे तो Cl को जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब इस बार ये क्या होगा, E नोटेशन होगा या E कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगले कुछ एग्जांपल और, CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है। तो इस ग्रुप में आप देखोगे तो पहले तो कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन से कनेक्टेड है। अब इसमें हाई प्रायोरिटी किसको होगी और लो प्रायोरिटी किसके होगी, तो आपको देखो कार्बन से कार्बन तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखना है कि ये कार्बन किसके साथ में कनेक्टेड है। तो देखिए ये कार्बन 3 बार कार्बन से कनेक्टेड है, CH ग्रुप है तो C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो मतलब ये हुआ C और C 3 बार कार्बन से कनेक्टेड होगा। और ऊपर वाला जो है 1 बार कार्बन से कनेक्टेड है CH3 और 2 बार ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब इसकी प्रायोरिटी लो होगी, तो ये हाई प्रायोरिटी में आएगा और ऊपर वाला लो प्रायोरिटी में आएगा। उसके बाद राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ये CH2 Cl है, तो मतलब ये किस किस से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है Cl से एक बार, फिर H से और H से कनेक्टेड है। और नीचे वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप, तो ये देखिए किससे कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन 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 से 3 बार कनेक्टेड है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि क्लोरीन का प्रायोरिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, क्योंकि 17 नंबर है, तो मतलब ये हुआ कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर आएगा और ये हमारा क्या होगा, लो प्रायोरिटी में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये ट्रांस जैसा हो गया, मतलब यहाँ पर ई होगा, क्योंकि सेम साइड में रहता तो जेड होता था, बट ये डिफरेंट है, मतलब ई होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, Cl H और H, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप देखो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 17 वाले को प्रायोरिटी पहले देना है, करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब ये कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, N और N से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए ये भी C से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये C कितने हैं कार्बन से, 1 2 और 3, ये तीनों कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा यहाँ पर C और C होगा। और ऊपर आपने देखा N और N था, तो मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो Cn को क्या होगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप में आएगा और ये लो प्रायोरिटी ग्रुप में आएगा। उसके बाद CBr3 लिखा हुआ है और यहाँ पर CH2I लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होगा कि Br से 3 बार कनेक्टेड है, करेक्ट। एंड नीचे देखिए यहाँ पर CH2 और I लिखा हुआ है, करेक्ट, यानी CH2I। तो CH2I में क्या होगा कि एक बार आयोडीन है और एक बार हाइड्रोजन और एक बार क्या है, हाइड्रोजन है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन को कंपेयर करेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब CH2I ग्रुप को क्या मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ऊपर देखा यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी था, नीचे तो ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, ई ही होगा। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्साइम्स, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऑक्साइम में कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो ऑक्साइम पहले तो बनता कैसे है, करेक्ट, और उसपे हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑक्साइम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्साइम में भी C डबल बॉन्ड N होता है, तो वो जो डबल बॉन्ड होता है वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। अब बात आती है, ओनली दोज ऑक्साइम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उस कार्बन को sp2 कार्बन कहा जाता है, और उसके ऊपर जो ग्रुप दोनों हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जिसमें यदि सेम ग्रुप आ गए हैं मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा ऑक्साइम्स। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे यानी A एंड B होंगे, तब डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर वाटर निकल जाता है और N जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका ऑक्साइम। इस ऑक्साइम का नाम है एसिटाल्डोक्साइम। तो देखिए एसिटाल्डोक्साइम के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, कैसे, यहाँ पर देखिए CH3 है और यहाँ पर हमारा H है, दोनों डिफरेंट है यानी A एंड B है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन और OH यदि दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हो तो इस केस को सिन कहा जाता है, करेक्ट। तो सिन क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, करेक्ट। तो जब H और OH दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हो तो इसको सिन कहेंगे, और यदि आपका H एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हो तो इसको हम एंटी कहेंगे, करेक्ट। तो सिन और एंटी ये दोनों भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। E एंड Z है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सिस और ट्रांस वो भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, करेक्ट। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि सिन क्या होगा, एंटी क्या होगा, तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। यदि H और OH दोनों सेम साइड में लाई करते हो तो सिन होगा, और यदि H और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो देन इट इज एंटी होगा, करेक्ट। सिमिलरली देखिए बेंजाल्डोक्साइम, देखिए मतलब यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए H और OH जो है
ये सेम साइड में है तो सिन होगा, और यहाँ पर देखिए H और OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो देन इसका क्या नाम होगा, एंटी होगा। तो ऐसे आप ऑक्साइम्स में भी क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हो वेदर इट इज सिन और एंटी। उसके बाद देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एजो कंपाउंड। एजो का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N और डैश, ये जो लिंक रहता है उसको हम एजो लिंक कहते हैं, करेक्ट। इस एजो लिंक में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें भी क्या होंगे, आपके सिन और एंटी होंगे। तब कैसे डिसाइड करोगे, तो देखिए इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पीएच ग्रुप है सेम ग्रुप, और डबल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पर भी पीएच ग्रुप, दोनों क्या है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रुप यदि सेम साइड में लाई कर रहे हो तो इसको सिन कहेंगे, और यदि ये दोनों ग्रुप क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, देन इट इज नोन एज एंटी, करेक्ट। तो ये एग्जांपल है आपका एजोबेंजीन का। तो इसमें भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सिन और एंटी। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोएल्केन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साइक्लोएल्केन का भी, तो वेरी इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो देखिए साइक्लोएल्केन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड में वैसे तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, बट यदि वो रिंग कंपाउंड है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, क्योंकि रिंग बनने के बाद सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, देन ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने लग जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है, ओनली दो साइक्लोएल्केन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच एटलीस्ट 2 डिफरेंट कार्बन है 2 डिफरेंट ग्रुप। मतलब ये हुआ कि इसके जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3, तो ये जो कार्बन 1 और कार्बन 2 है, ये जो दो डिफरेंट कार्बन है, इसके साथ अटैच होने वाले जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2 ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन कार्बन 3 क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन 3 को दोनों ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है। तो ये जो है हाइड्रोजन वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि ये कार्बन 1 और कार्बन 2 है ये दोनों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसके देखिए 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कौन कौन से होंगे वो देखिए, यदि आपका साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, इसके अंदर एमी दोनों सेम साइड में है, H दोनों है सेम साइड में, तो इसको सिस आइसोमर कहेंगे। और एमी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और HH भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, देन इसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोएल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज सिस और विच इज ट्रांस। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी यदि एग्जाम्पल आ गया और उसमें पूछा गया कि कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे ज्योमेट्रिकल, तो ये हमारे 2 रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए R1CH हो, डबल बॉन्ड हो, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही कंटिन्यू हमारी चेन हो, और लास्ट में भी CH डबल बॉन्ड CH हो और R2 हो, करेक्ट। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, R1 का मतलब भी अल्काइल ग्रुप है, करेक्ट। तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप की कंडीशन ये है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यदि ये दोनों अलग अलग होंगे तो कौन सा रूल फॉलो करना है, और ये दोनों सेम रहे तो कौन सा रूल फॉलो करना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे देखिए पहले रूल नंबर 1 E। तो रूल ये है, इफ R1 एंड R2 इज नॉट इक्वल टू सेम, मतलब ये हुआ कि ये अल्काइल ग्रुप और लास्ट वाला अल्काइल ग्रुप सेम नहीं होंगे, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब हमारे पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जितने डबल बॉन्ड आए हैं वो हमारा n होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल है। तो यहां पर देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2CH3। तो आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले R की कंडीशन। तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें देखिए यहां पर R मिथाइल ग्रुप है, और राइट वाले में देखिए डबल बॉन्ड के बाद यहां पर जो R है वो आपका इथाइल ग्रुप है, मतलब यहां पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है। तो ये कंडीशन में, और n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो यहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा 2 की पावर 3 होगा, मतलब इसमें 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 8। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल कंपटीशन में आता ही है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 2, इफ R1 इज इक्वल टू R2, यदि दोनों R ग्रुप क्या हो, सिमिलर हो, देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1।
तो यहाँ पर एन और पी क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एन तो मैंने बताया आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेना है, जितने डबल बॉन्ड है, करेक्ट। एंड पी जो होता है वो जितने जितने डबल बॉन्ड होंगे, आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, उसको डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना है, हाफ कर देना उसको, करेक्ट। जितने आपके डबल बॉन्ड है उनको क्या करना है, हाफ करना है, तो वो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये कब करना है, किस कंडीशन में करना है, हाफ कब करना है, करेक्ट, यानी n/2 कब करना है और n+1/2 कब करना है, ये मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। तो कंडीशन ये है, यदि आपके डबल बॉन्ड इवन है, जैसे मान लीजिए 4 आया तो डिवाइड बाई 2 करना है, 6 आया डिवाइड बाई 2 करना है, 2 आया डिवाइड बाई 2 करना है, 8 आया डिवाइड बाई 2 करना है। तो यदि इवन नंबर ऑफ क्या है आपके डबल बॉन्ड है तो आपको पी वैल्यू निकालना है तो n/2 फॉलो करना है, करेक्ट। और यदि मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड जो है वो ओड नंबर है, करेक्ट, तो ओड नंबर में आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, n+1/2, मतलब उसमें पहले एक ऐड करेंगे, करेक्ट। जैसे मान लीजिए 3 आया है, ये ओड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 3 बार आया है, तो 3 का मतलब हो गया ओड सिस्टम है, तो आपको 3+1 करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये पूरा कितना आ जाता है, फिर 4/2 बन जाता है, करेक्ट। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो इफ R1 R2 सेम हो और आपके डबल बॉन्ड इवन हो तो P की वैल्यू n/2 से निकालना है। यदि आपका R1 R2 सेम हो, करेक्ट, तो P और डबल बॉन्ड जो है वो आपके क्या हो, ओड हो, तब उस कंडीशन में P = n+1/2 से कैलकुलेट करना है, करेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। तो यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड वाला C है वहां पर देखिए एक CH3 है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को एक CH3 है, मतलब यहाँ पर R1 = R2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं, 1 2 और 3 है, मतलब N जो है हमारा ओड है यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर P जब निकालोगे आप तो क्या निकालना है आपको, 3+1/2 करना है, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर n-1 करना है तो क्या होगा, 2 की पावर पहले 3 करेंगे, करेक्ट, और 3-1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 आ गया, एंड प्लस ये P की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू कितनी आएगी, 2-1, तो 2-1 इज नथिंग बट 2 की पावर 1, तो 2 2 4 और प्लस 2, तो यानी 4 + 2 = करते हैं 6 आता है, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि इस ज्योमेट्रिकल जो कंपाउंड है, करेक्ट, यानी ये जो कंपाउंड है वो आपके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सम स्पेशल पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, यानी इस फॉर्मूले का जो नाम है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन, करेक्ट। शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो ये भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है रेजोनेंस की वजह से, करेक्ट। अभी रेजोनेंस इसमें कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट। रेजोनेंस ऐसा होगा कि ये बॉन्ड यदि मान लीजिए राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट, क्लियर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, करेक्ट। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे सिस और ट्रांस। कैसे, यदि मान लीजिए आपका CH2 ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और CH2 ग्रुप जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम साइड में हो और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हो, तब इसको हम सिस कहेंगे। लेकिन यदि आपका H एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, और CH2 भी प्लस और माइनस वाले एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, देन इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म थी। काफी सारे हमने एग्जाम्पल कवर किए, सारे रूल्स कवर किए कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, यानी आप सिस और ट्रांस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, E एंड Z कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और सिन और एंटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और प्लस हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, करेक्ट, कि यदि हमारे मल्टीपल डबल बॉन्ड यदि कंपाउंड में आ जाते हैं, करेक्ट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला लेक्चर भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।